हमारा शरीर जो है एक जटिल संरचना है और इसमें बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। बहुत सारे इसमें हार्मोन बढ़ते हैं और खत्म होते हैं। उनका स्वभाव चेंज होता है हार्मोन का। उनका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उनका फ्लो बढ़ता है, घटता है। उनमें उनकी उत्पादकता की मात्रा बढ़ती भी है, शरीर में उनका लेवल बढ़ता भी है, उनका लेवल डाउन भी होता है। बहुत सारी ब्लड से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, हार्ट से संबंधित होती हैं, लीवर से संबंधित होती हैं, किडनी से संबंधित होती है। यानी कि इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा फंक्शनिंग जो होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, वो इस हमारे शरीर में होती हैं। और इस शरीर में जाने अनजाने में, या ये कहूंगा जानबूझ के स्वाद के चक्कर में, बिना ज्ञान के हम बहुत सारी चीजें हमारे इस शरीर में डाल लेते हैं। डालना एक आसान काम है, क्योंकि जीभ को अच्छी लगती है, मन को भाती है, तो शरीर में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, खाने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारी जीभ को चाहिए स्वाद। और स्वाद के चक्कर में हम ज्यादा चीजें भी खा लेते हैं और कभी कभी हम कम भी खा लेते हैं। कभी कभी स्वाद के चक्कर में हम ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जो हमारे शरीर को नहीं भाती या हमारे शरीर के अनुरूप नहीं है, क्योंकि हर खाने को शरीर पहचानता है, शरीर जानता है। कुछ को लीवर पहचानता है, कुछ को हार्ट पहचानता है, कुछ को किडनी पहचानती है, किसी को लिम्फ नोड पहचानते हैं, किसी को त्वचा पहचानती है। और जो भी हम खाते हैं वो शरीर में तो स्टॉक होता नहीं, उसको बाहर निकलना ही निकलना है। तो उसको जो भी हमने खाया, अच्छा बुरा खाया, अच्छा खाया तो शरीर उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको बाहर निकाल देगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिटॉक्स करने की जो प्रक्रिया होती है हर अंग की। शरीर डिटॉक्स करने में कई अंगों का काम आता है या काम होता है, कई अंग उसमें शामिल होते हैं, जिसमें सबसे पहले है लीवर, दूसरा है त्वचा। लीवर बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है पहचान के। त्वचा पसीने के द्वारा टॉक्सिन्स को निकालती है। लंग्स हमारी जो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो गंध निकलता है। आते जो हमारा मल होता है उसको निकालते हैं। लसिका जो एक चिकना पदार्थ होता है, जैसे कि हमारी नाक में ये अगर कोई चीज जाती है, गंदी चीज जाती है, छोटी छोटी धूल मिट्टी जाती है, तो नाक में चिपकती है ना, गले में चिपकती है ना। कई बार हम मान लिया ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं और हमारे जब गेहूं निकलते हैं तो तूड़ी वगैरह डालते हैं, तो उस टाइम पे गले में खराश होती है और हम थूकते हैं तो कचरा बाहर आता है, नहीं आता गले से। वो भी डिटॉक्स हो रहा है हमारा शरीर उस प्रक्रिया से भी। लेकिन एक मुख्य अंग और बचा है जिसको गुर्दे बोलते हैं, जिसको किडनी बोलते हैं। वो किडनी होती कहाँ है? क्या देख पा रहे हैं आप इस पिक्चर को? यह दिखेगा। देवेंद्र सर देख पा रहे हैं इस पिक्चर को? इसमें जो रेड कलर का जो पीछे दिख रहा है ना, रेड कलर का जो दिख रहा है ना, ये किडनी है हमारी दो। और एक छोटा बीज होता है ना, उस बीज के आकार का होता है। इसका काम क्या है? जैसे कि और अंगों के बारे में मैंने बताया कि ये शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। सेम किडनी भी ऐसे ही काम करती है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है। शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो माना जाता है, और सबसे ज्यादा ये रक्त को फिल्टर करता है और फिर अपशिष्ट पदार्थों को मलमूत्र में बदल के और उनको निकालने का काम करता है।
इसका स्थान मैंने बताया पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में होता है, कमर के ऊपर। और ये हल्के भूरे लाल रंग की होती है और इसका वजन 120 ग्राम से 150 ग्राम तक ही होता है। एक दाईं तरफ होती है, एक बाईं तरफ होती है। अगर आकार में बात करूं तो 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी होती है और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जैसे कि मैंने बताया किडनी की संख्या कितनी होती है, 2। और जैसे हमारी छलनी होती है ना, इसी में छलनी की तरह इसमें 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि छलनी के जो होल होते हैं ना, उस टाइप के नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। अभी एक ब्लड का तो मैंने बता दिया, जैसे कि रक्त को शुद्ध करने का ये काम करती है। रक्त में अच्छी चीजें बहुत सारी होती हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन हमारे शरीर में बढ़ क्या जाता है जिसको किडनी महत्वपूर्ण रूप से शुद्ध करके निकालती है? रक्त से यूरिया और क्रिएटिनिन और बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। पेशाब जो बनाने की प्रक्रिया है वो किडनी में ही होती है, वेस्ट मटेरियल में बदल के, और पेशाब को बाहर निकालने का काम किडनी करती है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो संतुलन है उसको बना के रखती है। हम पानी पीते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं जिनको खनिज लवण बोलते हैं, वो भी लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। इनको आपस में इनका बैलेंस बना के रखती है। इसके बाद क्या आता है, रक्त को, जो अपना बीपी है ना, उसको उसके तापमान को मेंटेन करती है, उसको बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी कि रेनिन नामक एक हार्मोन होता है जिसके जरिए हमारे शरीर का बीपी कंट्रोल होता है या रेगुलेट होता है, सर्कुलेट होता है शरीर में। इसके बाद जो खून बनाने का जो काम होता है, आरबीसी बनाने में भी किडनी मदद करती है। इसके बाद हड्डियों की मजबूती के लिए काम करती है, क्योंकि विटामिन डी को एक्टिव रूप में बदल के कैल्शियम के साथ अवशोषण करने में या डाइजेशन करने में मदद करती है। अपना अपना अगर खाना खाए, टाइम ज्यादा हो गया हो तो अपना अपना पानी रखे, नहीं तो हम लेते हैं इस टाइम पे नाइट वर्क। अब इसके बाद किडनी के मुख्य अंग क्या क्या होते हैं, ये थोड़ा कम समझ में आएंगे क्योंकि इसके हिंदी में नाम इसी तरह के हैं, ये आपको कम समझ में आएंगे। लेकिन इस चीज का नोट डाउन करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। एक होता, जैसे किडनी का नाम जब आता है तो हिंदी में वृक्क बोलते हैं इसको। इसका पहला अंग जो है वृक्क आवरण होता है, यानी कि रेनल कैप्सूल होता है। एक पतली मजबूत सी झिल्ली है जो किडनी को सुरक्षा देती है। एक रेनल कोर्टेक्स होता है नंबर 2 पे। किडनी का बाहरी भाग होता है जहां नेफ्रॉन की शुरुआत होती है, जो छलनी सी मैंने बताई ना, उसकी शुरुआत होती है और यहीं से रक्त का छानना है वो शुरू होता है। एक रेनाल मेडुला होता है, किडनी के भीतर का भाग, एक पिरामिड टाइप का ऐसे होता है, जिससे अपनी जो पेशाब की नलियां है, मूत्र नलियां, वो जुड़ी हुई होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, रेनाल पेल्विस होता है, जहां अपना पेशाब इकट्ठा होके और जो पेशाब की नलियां है उनकी ओर चला जाता है। फिर होता है यूरेटर, यानी कि जहां पेशाब, ब्लैडर जिसको बोलते हैं, जहां मूत्राशय जिसको बोलते हैं, जहां वो इकट्ठा होता है। फिर नेफ्रॉन, किडनी की जो सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म इकाई है रक्त को और इसको मूत्र को छानने की, वो नेफ्रॉन है। अब बात करेंगे नेफ्रॉन की संरचना की। जैसे किडनी की बात करी ना, किडनी के कौन कौन से अंग है, इसका आकार है ना 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी कि 30 से 50 मिलीमीटर के आसपास ही होता है और बहुत पतला होता है। यानी कि सबसे छोटी इकाई होगी ना माइक्रोन, 1 माइक्रोन के बराबर इसका जो सुराग होता है वो होता है। अगर इनकी कुल लंबाई की अगर बात करी जाए, जितने 10 लाख नेफ्रॉन की मैंने बात करी, 10 लाख नेफ्रॉन को अगर जोड़ दिया जाए
तो उनकी कुल लंबाई 80 से 100 किलोमीटर तक हो जाती है। देखो किडनी दिखने में बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन उनके अंदर नेफ्रॉन इतने छोटे छोटे लाखों की संख्या में है, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो 80 किलोमीटर तक लंबी एक रस्सी बन सकती है। अब इसके अंग कौन कौन से हैं? एक होता है वोमेन कैप्सूल, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने हालत को है ना, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नुकसान, नलियां है ना वो कमजोर हो जाती हैं। इसको ये ऐसे समझे, अगर हमारे घर में कोई पाइप है उसमें पानी चल रहा है, उसको हम आगे से रोक देते हैं तो उसमें दबाव से वो फूली फूली सी हो जाती है ना, फूलेगी तो उसकी जो लेयर है वो कमजोर होगी। इसमें और अगला कारण क्या हो सकता है किडनी फेलियर का? हम बहुत सारी पेन किलर दवाइयां खाते हैं, वो लंबे समय तक किडनी पे भारी असर डालती है क्योंकि उनमें हैवी मेटल होते हैं बहुत सारी दवाइयों में, और किडनी पे दबाव बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है, कोई भी स्टार्टिंग में मैंने जैसे बात करी, जहरीली पदार्थों का उपयोग या दुरुपयोग जो हमारे खाने में जाने अनजाने छिड़का जाता है, फलों पे, सब्जियों पे, और वो फिर या उनको किसी पैकेट बंद फूड को सुरक्षित रखने के लिए उनमें कोई भी चीज डाली जाती है, वो हमारे शरीर में जाती है तो नुकसानदायक। एक फिर बात आती है जाने अनजाने हमारे शरीर में जाने वाला प्लास्टिक, उसके भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक के जो बच्चों के टिफिन बॉक्स है उनमें खाना पैक करते हैं बच्चों का, या कई हमारे जैसे जो जॉब पे जाते हैं उनका खाना भी पैक होता है, उससे भी प्लास्टिक के पार्टिकल हमारे शरीर में जा सकते हैं। या अनसर्टिफाइड सप्लीमेंट जो हम यूज करते हैं, इधर उधर से कुछ भी हमने खाया पिया, यूट्यूब पे गूगल पे देखा और कोई भी चीज हम हमारे घर में ले आए, उनमें बहुत सारे स्टेरॉइड होते हैं, बहुत सारे हैवी मेटल होते हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर में नष्ट नहीं होते, वो स्टॉक हो जाते हैं। उससे अगला कारण क्या हो सकता है? पानी, कम पानी पीना। डिहाइड्रेशन से भी किडनी फिल्ट्रेशन जो है ना कमजोर होता है, जिससे किडनी स्टोन या सूजन किडनी में हो सकती है। अपना जो भी पानी या फ्रेश जो भी लेके बैठे हो पीते रहे। हमारी किडनी एकदम से खराब कभी नहीं होती, धीरे धीरे खराब होती है, और उसके लक्षण है ना बहुत मामूली मामूली लक्षण होते हैं। जब किडनी 60 से 70% खराब हो जाती है ना, उसके लक्षण हमें तब दिखाई देते हैं, उसकी पहचान उस टाइम पे होती है। अब इसके किडनी खराब होने के प्रमुख लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? क्या लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी किडनी खराब होगी? यानी कि 60 से 70% की जो मैंने बात करी वो खराब होने के बाद पता चलती है। उसमें थकान और कमजोरी हो सकती है। वो क्यों होगी? अगर हमारे खून में टॉक्सिन्स जमा हो गए, कचरा जमा हो गया तो शरीर सुस्त पड़ने लग जाता है, पेशाब में बदलाव आने लग जाता है, बार बार पेशाब आना, कम आना या झाग वाला आना या यूरिन में खून आना। इसके अलावा क्या हो सकता है सॉरी, चेहरे पे, इस एरिया में, टखनों पे और पैरों में सूजन। किडनी जब 60 से 70% खराब हो जाती है ना तो नमक और पानी को बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे वो हमारे शरीर में ही जमा हो जाता है और सूजन पैदा हो जाती है। इसके अगला कारण क्या हो सकता है? भूख का न लगना, मतली आना, खून में यूरिया बढ़ने से हमारा पाचन सिस्टम है तो गड़बड़ा जाता है। अगर मुंह का स्वाद खराब हो गया तो सांस भी बदबूदार आएगी, अमोनिया जैसी हमारे शरीर से बदबू आएगी, खाना बेस्वाद लगने लग जाएगा। फिर रात को एक बात और होगी, पैरों में झंझनाहट, जो बोलते हैं ना चीटी सी चल रही है, या ऐठन भी हो सकती है। वो क्या कारण है? मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करती है।
तो इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन हमारी नसों में है ना, प्रभावित होता है, तो ये झंझनाहट आती है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, त्वचा में खुजली और रूखापन आ सकता है, शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट जो पार्टिकल है वो जमा हो गए, जिससे स्किन ड्राई हो सकती है, इरिटेट हो सकती है। फिर एक कारण और हो सकता है सांस फूलना, शरीर में अगर फ्लूइड जमा होंगे तो फेफड़ों पर भी असर पड़ेगा। जो खर्राटे वगैरह कई लोगों को आते हैं ना, उनमें ये किडनी खराब होने के भी लक्षण हो सकते हैं। रक्तचाप बढ़ना यानी कि बीपी बढ़ना, क्योंकि किडनी बीपी को नियंत्रित करने वाला जो मैंने अभी बताया था हार्मोन को बढ़ाती है। अगर बीपी बढ़ता है तो वो खराब हो सकती है वो प्रक्रिया। पेशाब में कईयों को प्रोटीन भी निकल जाता है बाहर, झाग आते हैं कईयों को पेशाब में, अगर किसी ने गौर किया हो तो। वहां से किडनी का जो फिल्टर है वो लीक हो रहा है, नेफ्रॉन में दिक्कत आ रही है। कमजोरी के साथ अपने रक्त में भी कमी हो सकती है, एनीमिया। किडनी है ना एक ईपीओ नामक हार्मोन भी बनाती है, और अगर कमजोरी है तो वो बना नहीं पाएगी, जिससे जो हमारे आरबीसी है ना उन पे दिक्कत पड़ती है। अब बात आती है कि ये संकेत या एक चेतावनी के रूप में, रेड फ्लैग के रूप में क्या हमें देते हैं। सुबह उठते ही देखो, सुबह उठते हैं तो एक हल्की सी लेयर यहाँ बढ़ती है कुछ लोगों को, वही लाइनें दोबारा दोहरा रहा हूं, यूरिन में बार बार झाग आना, आंखों पे सूजन, बगैर मेहनत के भी थकावट, मसल में अचानक से खिंचाव होना, वजन में तेजी से बढ़ना या घटना, और भूख बिल्कुल खत्म हो जाना। ये प्रक्रिया दोहराई भी जा सकती है। हो सकता है आज 15 दिन के लिए मुझे भूख कम लगी और मैंने उस टाइम पे ठंडी चीजें खाई या अपने शरीर का जो पानी का लेवल पूरा कर लिया, और फिर वो जो कुछ ब्लॉकेज थी वो खुल गई और फिर से भूख लगने लग जाती है। भूख न लगने का एक कारण हम सोच लेते हैं कि आंतों में दिक्कत है, पेट में दिक्कत है, या मूड सही नहीं है, तो मानते हैं, लेकिन ये एक लक्षण किडनी का भी हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो क्या करें, क्या कर सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अपना जो सीरम क्रेटिनिन जो टेस्ट है ना, क्रेटिनाइन जो टेस्ट है वो करवाएं। एक B1 टेस्ट होता है ना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, वो करवाएं। एक EGFR टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं। बीपी शुगर का भी टेस्ट करवा सकते हैं, या किडनी वाले डॉक्टर को शायद नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसको भी हम दिखा सकते हैं अगर इस तरह के सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। शुरुआती मान लिया ये लक्षण हमें महसूस हुए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इस सेशन में हमेशा बताया जाता है कि हम लाइफस्टाइल को चेंज करवाते हैं। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब क्या है, अपनी डाइट को सुधारें, उसमें एक्सरसाइज ऐड करें, नमक और प्रोटीन को सीमित लें, क्योंकि 2-3 बार मैंने रिपीट करा कि किडनी में अगर समस्या होती है तो नमक की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। कुछ जाने अनजाने में हम सलाह भी लेते हैं इधर उधर से, तो उसमें कई लोग गोखरू बता देते हैं, कोई पुनर्नवा बता देते हैं, कोई त्रिफला बता देते हैं, लेकिन हम बिना सलाह के ऐसा कुछ भी न लें, क्योंकि दवा या कोई भी डाइट किसी की सलाह से ही लेंगे जिसको अनुभव है, आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता है, उन्हीं से आपको ये सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, रोज पानी अपना जो है वेट के अकॉर्डिंग पानी, सेशन के बारे में बताया जाता है, सेशन में बताया जाता है पानी के बारे में, तो रोज वो पानी की मात्रा पूरी करें। प्रोसेस्ड फूड जो है उनसे बचें, अपनी ब्लड शुगर और बीपी को कंट्रोल रखें। हम बार बार बाजारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उनसे बचें। बिना किसी डॉक्टरी सलाह के कोई भी, हम मान लिया एक बार हमने पेन किलर ले लिया और दोबारा दिक्कत होती है तो हम
सेम वैसी ही पेन किलर ले आते हैं और ले लेते हैं, लेकिन उस सिम्टम का हमें नहीं पता कि हमें सिर दर्द हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है और हमने ले ली पेन किलर। पेट में दर्द होया तो भी हमने ले ली पेन किलर। तो इस तरह से अपना रेगुलर कोई भी ट्रीटमेंट डॉक्टरी सलाह से या एक अच्छे वेलनेस कोच से, एक डाइटिशियन से आप लें। अब किडनी की बात हम कर रहे हैं तो किडनी के लिए जो अच्छा खान पान क्या हो सकता है? किडनी के लिए ताजा फल, सेब अच्छा हो सकता है। अभी अमरूद का सीजन आने वाला है, अमरूद सही हो सकता है। अभी जामुन का सीजन चल रहा है, जामुन सही हो सकता है। घिया सही हो सकती है, कद्दू सही हो सकती है, कम मात्रा में पालक और खीरा भी सही हो सकता है। और भरपूर पानी उबाल के ठंडा करके हम गुनगुना करके हम इस सेशन में बताते हैं, वो पी सकते हैं। अब नारियल पानी भी पी सकते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होता है नारियल पानी। हम जैसे शिकंजी आती है सर्दियों गर्मियों में पीते हैं, जीरा डाल के, धनिया डाल के, पुदीना डाल के, इस तरह का डिटॉक्स ड्रिंक भी हम पी सकते हैं। अब नुकसान देने वाली चीजें इन बातों में मैंने रिपीट करी, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। नमक से हमें बचना चाहिए, ज्यादा नमक से हमें अचार से बचना चाहिए, हमें जो पापड़ है उससे बचना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन से बचना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक सोडा है इससे बचना चाहिए, जो ड्रिंक करते हैं मीट वगैरह खाते हैं उनको इससे बचना चाहिए, और बार बार जो पेन किलर ले रहे इससे में बचना चाहिए। अब बात आती है जब 60% तक की मैंने बात करी, 60 से 70% किडनी खराब हो जाती है, तो ये बातें होनी चाहिए। अब जब 80 से 90% अगर हमारी किडनी खराब होगी तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किडनी फेलियर, यानी कि किडनी कोई काम नहीं कर रही। हमारे ही सेशन में हम सुनते हैं, जो हमारे गुरु संजय सर ने दूसरा सेशन चलाया, एक बार संजय सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। इतनी अच्छी सी राह हमें दिखाई, कि इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमें दिया। उसमें आज ही सुबह मेरी नॉलेज में आया कि कोई किडनी से रिलेटेड कोई पेशेंट जुड़ा था। उसने वो शब्द तो नहीं बोले जो शब्द मैं आगे बोलने वाला हूं, लेकिन किडनी की समस्या थी। डायलिसिस किसने सुना है कि मैं डायलिसिस पे हूं? सुना है किसी ने? किडनी डायलिसिस होता है, रोज मैम ने सुना है, सुनीता जी ने सुना है, जिनके दरवाजे बंद है उनने भी सुना है, बेड पे लेट के सुन रहे हैं उनने भी सुना है, लेकिन बताने में थोड़ी सी शर्म आती है। डायलिसिस में क्या होता है? अपने खून को साफ किया जाता है, लेकिन वो किडनी से नहीं हो पाता, वो प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता, वो कृत्रिम रूप से किया जाता है। इसको एक जीवन रक्षक प्रणाली बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। जो किडनी फेल होने की जो स्थिति हमारे शरीर में बन जाती है ना, उसके बाद हमारे शरीर से विषैले पदार्थ जो टॉक्सिन्स जमा हो गए, यूरिया जमा हो गया, क्रिएटिनिन जमा हो गया, प्रोटीन जमा हो गया, नमक जमा हो गया, सोडियम जमा हो गया, उसको किडनी द्वारा न निकाल के और एक मशीन द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये जब मैंने बताया ना 80 से 90%, यानी कि 10% ही किडनी की क्षमता रह जाती है ना, तब डायलिसिस होता है। ये डायलिसिस काम कैसे करता है? इसमें एक नली लगाई जाती है, वो किडनी से जोड़ दी जाती है, और उस नली से हमारा खून बाहर निकाला जाता है। लाल नली लगाई जाती है, आर्टेरियल खून उसमें से बहता है, जो आर्टरी होती है उसमें वो नली लगा के उस खून को एक मशीन में भेजा जाता है। खून फिर मशीन से गुजरता है, और मशीन से गुजरता है तो क्या होता है? मशीन में एक डायलाइजर होता है, जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी हम बोल सकते हैं। यानी कि जो नेफ्रॉन की मैंने बात करी, वो नेफ्रॉन टाइप की होती है, वो डायलाइजर जो मैंने बोला है। और वो एक जो फिल्टर होता है, जैसे किसी कार में भी फिल्टर होता है, बाइक में भी फिल्टर होता है, हमारे एसी होते हैं उनमें भी फिल्टर होता है, वो उसी की तरह होता है।
और फिर वो जो जैसे बताया मैंने कि खून में जो बहता है, यूरिया होता है, क्रेटिनाइन होता है, या अतिरिक्त कोई भी विषैले पदार्थ टॉक्सिन्स होते हैं, उनको छान के बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि डायलिसिस में मदद करता है। और फिर एक नली और लगाई जाती है उसी मशीन के दूसरे सिरे पे, उससे जो टॉक्सिन्स निकलने के बाद जो शुद्ध खून बना वो उसके द्वारा दोबारा से हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 3 से 4 घंटे की होती है और एक सप्ताह में 3 से 4 बार करानी पड़ती है। ये बहुत महंगी एक प्रक्रिया होती है डायलिसिस। किसी को भी ये समस्या मैं तो ये कहूंगा नहीं होनी चाहिए। अब हमारी मान लिया किडनी 100% शुद्ध है, 100% ठीक है, वो 24 घंटे का काम करती है। 24 के 24 घंटे हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम चलता रहता है। और यहाँ क्या करवाया हमने, 1 महीने में 48 घंटे ही वो काम कर पाई। देखो कितना डिफरेंस आ गया। हमारी स्वस्थ किडनी 24 घंटे काम करती है, लेकिन अगर हमारी किडनी खराब हो जाए तो हमारे शरीर को उस किडनी से काम कराने के लिए कृत्रिम रूप से 48 घंटे लगेंगे। 48 घंटे ही हमारा शरीर डिटॉक्स हो पाएगा, तो कितनी समस्याएं बढ़ेंगी। और इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 50 हमारी किडनी खून को फिल्टर करती है, 50 बार। और एक सामान्य व्यक्ति में खून कितना होता है आप लोगों को पता है, 5.5 लीटर के आसपास होता है। और 50 बार अगर वो छानती है तो गुणा कर लो, 50 गुणा 5 कितने लीटर खून फिल्टर कर देती है हमारी किडनी, और कितने किलोमीटर दूर पहुंचाती होगी। इस प्रक्रिया को एक शरीर की सबसे जटिल प्रक्रिया कह सकते हैं। किडनी और डायलिसिस की, स्वस्थ किडनी और डायलिसिस की अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। माइक्रो में अगर बात पे लेके जाएंगे तो समझ में नहीं आएगी, मैं भी बताने में इतना सक्षम नहीं हूं। बता तो दूंगा लेकिन न आपके पल्ले पड़ेगी। उसको यही समझे, डायलिसिस पे कोई नए ही जाए तो सही है। इसलिए अपना प्रॉपर पानी पिए, अपना शरीर को डिटॉक्स रखें, डिहाइड्रेट रखें, पानी की कमी न होने दे कभी भी शरीर में, क्योंकि इससे सारी चीजों का सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता रहेगा तो हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अब जब बात आती है कि शरीर को डिटॉक्स करो, डिटॉक्स करो, डिटॉक्स करो, डिटॉक्स करो, ये डिटॉक्स की कुछ घरेलू उपाय भी हैं, लेकिन इसके बीच में एक कड़ी आती है। आप लोगों ने सुना होगा किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट। अगर डायलिसिस भी काम नहीं कर रहा ना, वो 10% जो बची है वो भी काम नहीं कर रही, तो भी हमारे शरीर में किडनी ट्रांसप्लांट की दिक्कत आ जाती है, और जिसमें लाखों का खर्च है, एक सामान्य व्यक्ति उसको नहीं वहन कर सकता। इसमें नीम अच्छा होता है, गिलोय अच्छा होता है, या तुलसी अच्छी होती है। अब पहले मैंने बताया गोखरू का काढ़ा आता है, लेकिन ये बताना आसान है। किसी ने भी मेरे कहने से गोखरू ले लिया, आपको आपके शरीर की तासीर का नहीं पता वो कैसी है। गोखरू नाम सबने सुना है, उसमें ऐसी तीक्ष्ण होता है, वो शरीर में काट भी करता है। नॉर्मल सामान्य रूप से हम धनिया पानी ले सकते हैं, जिससे हमारा पेशाब साफ होता है। अब इसको वर्कआउट भी कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, हल्का व्यायाम कर सकते हैं, हल्की वॉकिंग कर सकते हैं। पूरी नींद लेनी जरूरी है। धूम्रपान और शराब से हमें बचना चाहिए, नमक और शक्कर से हमें बचना चाहिए, ब्लड प्रेशर को और शुगर की हमें नियमित जांच करानी चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात करें, किडनी की देखभाल वैसे ही करनी है जैसे हम हमारे घर में बाइक की, कार की करते हैं। अच्छे मंजे हुए ड्राइवर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसकी आवाज सुन के बता देंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो हमें भी अपने शरीर के लक्षणों को पहचानना होगा, समझना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो आपको यहाँ कोई सलाह न दी जाए या कोई डाइट के बारे में न बताया जाए।
देखो, किडनी विषैले पदार्थों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। एक्स्ट्रा नमक है, यूरिया है, अशुद्ध पानी भी होता है, रक्त में भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन इनको निकालने में न्यूट्रिशन सपोर्ट की भी जरूरत होती है, अच्छे खनिज लवण की भी जरूरत होती है, क्योंकि किडनी की कार्य प्रणाली है, कार्य क्षमता, उसको बढ़ाने के लिए भी जरूरत होती है। और हमारे पास देखो, कोई भी कभी भी मेडिकल एम नहीं करते, ये न्यूट्रिशन एक शरीर का पोषण पूरा करते हैं। शरीर के सेल्स को जो जिस चीज की नीड होती है वो नीड की पूर्ति करते हैं।